हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम इस क्लास में एक नया लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है अ शर्ट इन द मार्केट। क्या नाम है इसका? अ शर्ट इन द मार्केट। अब आप ये नाम पढ़ के सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है ना? जब शायद मैं भी इस क्लास में थी या फिर मैंने भी जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मैं भी कहा, ये कैसा नाम है ना? पर इस नाम में हमें कुछ चीजें दिखाई दे रही है, शायद एक शर्ट दिखाई दे रही है, एक मार्केट दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो एक शर्ट है वो मार्केट तक कैसे पहुंचती है ना? जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस तरीके से होती है ना? किस किस प्रोसेस से ये शर्ट गुजरती है, तब जाके हमें मार्केट में मिलती है। ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। थोड़ा सा आप कह सकते हो इसमें प्रोसेसेस आएंगे कि शर्ट किस तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले तो हम लोग कॉटन ग्रो करते हैं, है ना? कॉटन को ग्रो करने के बाद उसको यार्निंग की जाती है, स्पिनिंग की जाती है, फिर वीविंग की जाती है, राइट? फिर उसको एक फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। फैब्रिक में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, आप लोग हम लोग वहां देखते हैं कि उसकी कोई भी फैब्रिक बनाया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है। लेट्स से शर्ट बनाई जाती है, पैंट बनाई जाती है, सूट बनाया जाता है, साड़ी बनाई जाती है, एनीथिंग दैट यू वांट टू सेल इन द मार्केट। ठीक है। तो शुरू करते हैं इस लेसन को। ओके, दिस इज मी भारती नीमकर और मैं यहाँ पर हूँ आपको सोशल साइंस पढ़ाने के लिए। चलिए, तो आप सभी बच्चे हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल पर जिसका नाम है सत्य शिक्षा 6, 7, 8 क्लास, और टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये तो काफी आगे आ गई है वैसे। देखो, ये लिखा है द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। तो इरोड जो है ये एक प्लेस है। कहाँ पर? तमिलनाडु का। ठीक है। तो तमिलनाडु में ये एक जगह है। तो यहाँ पर एक मार्केट लगती है बाई वीकली, यानी कि हफ्ते में 2 बार। ठीक है, हफ्ते में 2 बार लगती है क्लोथ मार्केट तमिलनाडु में। और ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट है। दैट मीन्स यहाँ पर काफी बड़ी मार्केट और काफी अच्छे कपड़े शायद यहाँ पर मिलते होंगे। तो लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ यहाँ पर बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट माइट भी किए जाते होंगे। तो क्लोथ्स दैट आर, जो कि बनाते हैं कौन? वीवर बनाते हैं विलेजेस में, है ना? अराउंड आर ऑल्सो ब्रॉट हेयर फॉर सेल। अब देखिए, मान लीजिए जरूरी नहीं है कि सारे कपड़े दुकानदार ही बेचें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, और फिर वो मार्केट जा रहे हैं और मार्केट में वहां पर उसको बेच रहे हैं, है ना? वहां पर बैठे हैं और लोग वहां पर आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। तो मे बी दिस इज द प्रोसेस दैट कैन बी प्रैक्टिस। ये हम चीज कर सकते हैं इसको। तो ठीक है, फिर इसके बाद इस मार्केट के अराउंड आर ऑफिसेस ऑफ क्लोथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लोथ। यानी कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, ये जैसे कि जो वीवर आया, तो वो वीवर क्या करेगा? जो भी अपना साथ फैब्रिक लेकर आया है वो इस ऑफिस में जाएगा क्लोथ मर्चेंट के पास। ठीक है। और वहां पर अपना सामान बेचेगा, जो भी वो एक रॉ मटेरियल लेकर आया है। रॉ मटेरियल एज इन रॉ मटेरियल उसके लिए फिनिश गुड है। मैं समझाती हूँ कैसे। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ कॉटन के कुछ कॉटन के फ्लावर उगाए, बेल्स उगाए। ठीक है, ये कॉटन है। इसी तरीके से उगता है मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है। तो ये कॉटन के फ्लावर है। अब उसने ये कॉटन उगाई। कॉटन उगाने के बाद उसने इसको तोड़ा। ये रॉ मटेरियल है किसके लिए? ये रॉ मटेरियल है फॉर फार्मर। ठीक है, या फिर किसान के लिए। अब उसने इसकी यार्निंग की, ठीक है, स्पिनिंग की, फिर वीविंग की। तो इसने एक फिनिश गुड बनाया जो कि निकला एक फैब्रिक, है ना? एक कपड़ा। अब ये किसान के लिए क्या है? फिनिश गुड्स है। क्या है? फिनिश गुड्स। लेकिन जब वो ये फिनिश गुड लेके मार्केट में जाएगा दुकानदार के पास, तो दुकानदार क्या करता है?
दुकानदार तो इस तरह की कुछ शर्ट बना देता है। ये कैसी शर्ट बनी है ना? कुछ इस तरह की शर्ट हम लोग बनाते हैं। ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी बननी है, वैसे इस तरह की बनती नहीं है। ठीक है, तो ये शर्ट हम लोग बना रहे हैं। तो अब इसके लिए दुकानदार के लिए फिनिश गुड ये है। ठीक है, और दुकानदार के लिए रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल है फैब्रिक, है ना? तो यहाँ पर देखो, जो प्रोडक्ट है वो नीड के हिसाब से बदल गया, है ना? जो शॉपकीपर है उसके लिए ये रॉ मटेरियल है फैब्रिक, लेकिन वो फैब्रिक जो वीवर है उसके लिए फिनिश गुड है, क्योंकि उसने रॉ मटेरियल तो भाई बिल्कुल कॉटन लिया था। ठीक है, तो इसी तरह का प्रोसेस कि किस तरीके से चीजें होती हैं, किस तरीके से चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अदर ट्रेडर फ्रॉम मेनी साउथ इंडियन टाउन ऑल्सो कम एंड परचेज क्लोथ इन दिस मार्केट। तो जो भी साउथ इंडिया में जो दूसरे टाउन के लोग जो होते हैं, जो बायर होते हैं, है ना, जो सामान खरीदने आते हैं, वो भी इस मार्केट से सामान खरीदते हैं। ऑन मार्केट डे, जब मार्केट लगती है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो वीवर्स हैं वो यहाँ पर अपने हाथों से बने हुए कपड़े लाते हैं, जो कि मर्चेंट उनको ऑर्डर करता है और फिर वो उनको अपनी दुकान में लेता है और वो मार्केट में बेचता है। तो ये मर्चेंट्स क्या करते हैं, सारा सामान को सप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, है ना, एक्सपोर्ट करते हैं अराउंड द कंट्री। बाहर भी ये कपड़े जाते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉटन है ना, इंडियन कॉटन जो दैट इज सो मच फेमस, है ना, बहुत फेमस है अराउंड दी वर्ल्ड। स्पेशली स्पेशली कहाँ पर फेमस है? यूरोप में। ठीक है, ये सब तो आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, तब आप और अच्छे से पढ़ पाओगे। तो दे परचेज द yarn एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द वीवर अबाउट द काइंड ऑफ क्लोथ दैट इज टू बी मेड। तो वो यार्न खरीदते हैं और वो उस वीवर को बताते हैं कि किस तरीके का कपड़ा उस वीवर को बनाना है, जिस तरह की मार्केट में डिमांड है। तो एक सिस्टम है दैट इज पुटिंग आउट सिस्टम वीवर। ठीक है, यानी कि वो लोग जो घर में ही वीविंग करते हैं, घर में ही सामान तैयार करते हैं। तो देखते हैं पुटिंग आउट सिस्टम किसे कहा जाता है। द मर्चेंट, जो मर्चेंट्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्क अमंग द वीवर, है ना? किस बेसिस पे? जो भी ऑर्डर हम लोगों को मिलता है, जो भी ऑर्डर वीवर्स को मिलता है, नहीं, मर्चेंट्स को मिलता है, तो वो जो भी तरीके का फैब्रिक रिसीव करते हैं ना, जो भी डिजाइन रिसीव करते हैं, तो वो यहाँ पर उन लोगों को मिलता है। तो वो उसी तरह की डिमांड वीवर से करते हैं कि भाई हमें ऐसा कपड़ा चाहिए। जो वीवर्स होते हैं, दे गेट द yarn फ्रॉम मर्चेंट एंड सप्लाई हिम टू क्लोथ। वो वो यान उनसे लेते हैं और वो बुनने के बाद वो मर्चेंट को वापस कर देते हैं। अब इसके बाद फॉर द वीवर दिस अरेंजमेंट सीमिंगली हैज टू बी एडवांटेजेस। तो वीवर के लिए ये काम थोड़ा आसान है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर वीवर्स को ऑलरेडी यान मिल जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी अगर हमें यान मिल जाएगा, तो वीवर्स को पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे किसके ऊपर? यानिंग में, यान परचेज करने के लिए, है ना? तो यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो उन्हें क्या करना है? सिर्फ जो मर्चेंट है उनसे यान लेना है, उस यान को वीव करना है, बुनना है, और बुनने के बाद उनको मार्केट में सप्लाई कर देना है। इसी को पुटिंग ऑन सिस्टम, पुटिंग आउट सिस्टम कहा जाने लगा। तो वीवर नाउ फ्रॉम द आउटसेट, जो बाहर के लोग थे, ठीक है, जो भी कपड़ा वो बनाना उनको चाहिए था, एंड हाउ मच ऑफ इट इज टू बी वोवन, तो ये डिसाइड कर दिया गया कि कितना कपड़ा बनाना है और कितना नहीं बनाना। तो यहाँ पर जो वीवर्स थे उनको तो फैसिलिटी हो गई, फायदा हो गया, मेहनत नहीं लगी ज्यादा। ठीक है, हाउ एवर ये डिपेंड करता था किस चीज पर? दिस, ओ गॉड, ये इंक कहाँ जा रही है? This dependence on the merchant both for raw material market mean and the merchant have a lot of power, है ना? अब यहाँ पर जो थी डिपेंडेंस जो थी ऑन मर्चेंट, है ना, मतलब दिस डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट बोथ फॉर रॉ मटेरियल, यानी कि अब यहाँ पर जो मर्चेंट है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया किसके लिए? रॉ मटेरियल के लिए और मार्केट मीन्स के लिए। ठीक है, तो जिसके लिए उसके पास
पावर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ऑर्डर दिए जाने लगे फॉर व्हाट इज टू बी मेड एंड दे पे एंड वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लोथ। अब यहाँ पर उनको काम दिया जाने लगा, काम के साथ-साथ अ, उनको उसके पैसे दिए जाने लगे जो फैब्रिक वो लोग रेडी करते थे, कि तुमने ये फैब्रिक बनाया है, जितना भी फैब्रिक बनाया है, तुम्हें उतने ही पैसे दिए जाएँगे। ठीक है? इसके बाद जो वीवर्स थे हैव नो वे ऑफ नोइंग, है ना, हू दे आर मेकिंग द क्लॉथ और फॉर एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो वीवर्स थे उन्हें क्या करना था, उनका काम सिर्फ इतना था कि उनको यार्न मिल रहा है और उन्हें कन्वर्ट करना है उस यार्न को इनटू दी वीविंग, है ना, उस कपड़े को बुनना है और बुनने के बाद वो हमें मर्चेंट्स को दे देना है। ठीक है, अब वो मर्चेंट उसको जो वीवर है उसको कम पैसे भी पे कर सकता है, ज्यादा पैसे भी पे कर सकता है, वैसे कम ही करेगा, है ना, ज्यादा पैसे तो बहुत ही रेयर केस होगा कि उसको ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर जो मर्चेंट है उसको तो फायदा हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो सस्ते में भी, है ना, जो वीवर है उसको पे कर रहा है, सस्ते में पे कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि जो मर्चेंट है वो उसको हाई रेट पे बेच सकता है। लेट्स से कि उसने वीवर जो है उसको पे किए 5 रुपए, ठीक है, और इसको बनाने की कॉस्ट इतनी पड़ी, पर बाद में ये किसको पे किए, वीवर को, पर बाद में जो मर्चेंट है, ठीक है, वो कितने में बेच रहा है, 15 रुपए में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना फायदा हो रहा है मर्चेंट को, 10 रुपए का फायदा हो रहा है, पर यहाँ पे तो ये जो उसका मतलब बहुत कम अमाउंट ही रिसीव कर रहा है। तो एट द क्लोथ मार्केट जो मर्चेंट है सेल द क्लोथ टू द गारमेंट फैक्ट्री, इन दिस वे जो मार्केट वर्क है मोर इन फेवर टू द मर्चेंट। अब वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फैक्ट्रीज है, गारमेंट फैक्ट्री है, वो उसको किसी भी रेट पे दे सकता है। ठीक है, वहां से वो जितना चाहे उतना ज्यादा रेट उठा सकता है और उठाकर वो अपना फायदा कर सकता है, पर इससे वीवर्स को तो फायदा नहीं हो रहा। तो वीवर्स जो थे उन्होंने क्या किया, दे इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग और बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय लूम्स। अब उन्होंने क्या किया कि लूम्स परचेज करना शुरू किया, और जो एक लूम होती है वो 20,000 की होती है। सो स्मॉल वीवर जो थे विद टू लूम हैज टू इन्वेस्ट 40,000 रुपए। अब 40,000 रुपए किसी भी सस्ते मर्चेंट किसी सस्ते वीवर के लिए इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है ना, पर वो फिर भी कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको ज्यादा पैसे कमाने हैं। The work on this loom can not to be done alone। अब अकेले काम नहीं होता, इसमें ज्यादा लोग चाहिए, वीवर और एक अनदर अडल्ट मेंबर, कोई भी फैमिली मेंबर का, है ना, क्योंकि इसमें 10 से 12 घंटे लगते हैं किसी भी एक कपड़े को बनाने के लिए। ठीक है, और जिससे उनसे सिर्फ कितने पैसे मिलेंगे, 3,500 रुपए पर मंथ मिलेंगे। तो ये तो बहुत ही नाइंसाफी है कि यू आर वर्किंग फॉर 12 आवर्स, ठीक है, और व्हाट आर यू गेटिंग, सिर्फ 3,500 रुपए। तो ये तो चीटिंग हुई, चीटिंग नहीं हुई एक हिसाब से, यहाँ पर मेहनत ज्यादा हो रही है ना, यहाँ पर मेहनत ज्यादा हो रही है और जो प्राइस है वो हम लोगों को कम मिल रहा है। तो जो अरेंजमेंट था बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर, ये एग्जाम्पल था ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। ठीक है, वेयर बाय जो मर्चेंट थे सप्लाई द रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये था कि वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है मर्चेंट, और बदले में वो क्या ले रहा है, एक फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है जिसके लिए वो उसको बहुत ही कम पैसे पे कर रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब जैसे सारी जगह कपड़ा बना, ठीक है, उसको वीविंग हुई, वो मर्चेंट के पास गया, उसने एक्सपोर्ट जो मैन्युफैक्चरिंग वो थी फैक्ट्रीज, उनको बेचना शुरू कर दिया। तो जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है वो दिल्ली के पास पड़ती है। ठीक है, द इरोड मर्चेंट सप्लाई, जो इरोड का जो मर्चेंट सप्लाई था, द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस जो कि वीवर के द्वारा किए जाते थे, वो कहाँ भेजे जाते थे, दिल्ली के पास की फैक्ट्री में। ठीक है, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री इन कपड़ों को यूज करती थी और इनकी शर्ट बनाती थी। ठीक है, यानी कि कहाँ से ये कपड़ा चला, ये कपड़ा चला इरोड से। ठीक है, इरोड से कपड़ा आया, वहां से यार्निंग हुई, वीविंग हुई, ठीक है, और भी काफी सारे काम हुए, फिर फैब्रिक में उसको कन्वर्ट करा, मर्चेंट ने उसको उठाया, फिर दिल्ली की फैक्ट्री में भेज दिया। अ शर्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू दी फॉरेन बायर्स। अब ये शर्ट कहाँ भेजी जाती थी, फॉरेन के जो बायर्स हुआ करते थे, जो उनको दिल्ली मतलब इंडिया से कपड़े खरीदते थे, वहां बेचे जाते थे। तो अमंग दी फॉरेन बायर कौन कौन से लोग थे यहाँ पे, यूएस के और यूरोप के, देखो
ये बताया था ना मैंने। तो ये पूरी चेन ऑफ स्टोर्स रन करते थे। तो जो हमारा कॉटन है, मैं बार बार कह रही हूँ, इंडियाज कॉटन इज सो मच फेमस अराउंड दी वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया के कॉटन के लिए पब्लिक मरती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है, रिलैक्सिंग होता है। ठीक है, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा चुभता नहीं है, इसीलिए इंडिया के कॉटन की डिमांड बहुत ज्यादा है। आगे चलते हैं। अभी जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं ये बिजनेस करते हैं, है ना, और ये बिजनेस अपनी टर्म्स पे करते हैं। भैया जो इनको चाहिए वो उसी रेट पे देंगे। मान लीजिए एक सस्ती सी वीवर से हमने एक कपड़ा बनवाया, 5 रुपए उसको दिए, 15 रुपए उस मर्चेंट ने कमाए। अब वो यूएस की मार्केट उसको $10 में बेचेगी, है ना, या फिर $20 में बेचेगी। हो भी सकता है ज्यादा में बेचे, तो वो तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है, पर इतनी महंगी तो वो शर्ट है ही नहीं। तो दे डिमांडेड द लोएस्ट प्राइस फ्रॉम द सप्लायर। तो सप्लायर से कहते थे कि भैया हमें लोअर प्राइस पे दिखाओ, जिसकी वजह से क्या होता था, वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी वो लोग करते थे कि भाई अगर तुम्हें मतलब पैसे कम करने हैं, ठीक है, मतलब लोएस्ट प्राइसेस चाहिए सप्लायर से। और दूसरा क्या था कि क्वालिटी अच्छी रहे, ठीक है, प्रोडक्शन डिलीवरी टाइम पर हो, ताकि वो लोग दूसरों को टाइम पर दे पाए, यानी जो उन्होंने स्टोर्स खोले हैं, जो शोरूम्स खोले हैं, वहां पर टाइम से कपड़ा जाए। तो एनी डिफेक्ट और डिले इन डिलीवरी इज डेल्ट विद स्ट्रिक्टली। अगर कोई भी कपड़ा खराब निकलता है, डिफेक्ट हो गया या फिर डिलीवरी में देरी हो रही है, तो उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली हैंडल किया जाता था। सो दी जो एक्सपोर्टर थे वो ये ट्राई करते थे कि वो प्रॉपर कंडीशंस को मैच कर पाए, मीट कर पाए, और अपने पावरफुल बायर्स को हमेशा सेटिस्फाइड रखें, क्योंकि ये बायर से हमें बहुत ज्यादा अर्निंग होती है। तो ये प्रेशर फेस करते हैं लोग, ठीक है, जो सेलर होते हैं फ्रॉम द बायर। और जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है इन टर्न ट्राई टू कट कॉस्ट, वो कॉस्ट को कट करने की कोशिश करती है। कॉस्ट को कट करने की कोशिश कहाँ की जाती है, सैलरी में से, है ना, कि जो पर्सन की सैलरी है वहां से कॉस्ट कट की जाए। तो दे गेट मिनिमम वर्कआउट एंड वर्कर्स एट द लोएस्ट पॉसिबल वेजेस, है ना। देखो यहाँ पे वेजेस हम क्या कर रहे हैं, लोएस्ट दे रहे हैं, क्योंकि वेजेस हम जितने, मान लीजिए 1000 एम्प्लॉई हैं और 1000 एम्प्लॉई कंपनी में काम कर रहे हैं, और लेट से वो 5000 रुपए सैलरी के लेते हैं, मान लीजिए, इतने कम वैसे लेते नहीं है, तो ये कितने रुपए बन गए, 50 लाख रुपए हमें सैलरी पे करनी है। अब मान लो मैंने इनकी सैलरी कर दी 4500, तो कितने जाएंगे, 45 लाख रुपए अब पे, यानी मेरा 5 लाख रुपए बचे ना। तो यहाँ पर मैंने कॉस्ट रिडक्शन किया और मुझे फायदा हुआ, और क्वालिटी में अच्छी दे रहा हूँ। तो दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट। इससे प्रॉफिट किसका, जो फैक्ट्री है उसका बढ़ सकता है, जो मैन्युफैक्चरर है उसका प्रॉफिट बढ़ सकता है, और जो सप्लाई है गारमेंट की वो भी जा सकती है, वो भी चीप रेट पर। अब यहाँ पर एक केस स्टडी है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। द इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री। तो जो इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री, यहाँ पे 70 वर्कर हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना सभी बच्चे बहुत ध्यान से, और उसमें से जो बहुत सारे हैं वो विमेन है। मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। तो मतलब पक्के नहीं है ये लोग, ऐसे कच्चा कच्चा काम करते हैं। कच्चा कच्चा काम करने से मतलब इनकी परमानेंट नहीं है ये लोग, ठीक है, जिसका मतलब कि एम्प्लॉयर को अगर कभी भी लगेगा कि इनको जरूरत नहीं है, तो वो इनको निकाल देगा, ठीक है। और या वर्कर खुद ही चाहे तो निकल सकता है। तो वर्कर की वेजेस यहाँ पर फिक्स की गई है अकॉर्डिंग टू स्किल, कि जिसको जितना अच्छा काम आता है उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। जो हाईएस्ट पेड था वो था टेलर, जिसको 3000 रुपए पर मंथ मिल रहे थे। और विमेन जो थी उनको एम्प्लॉय किया गया था एज हेल्पर, जैसे थ्रेड कटिंग है, बटनिंग है, आयरनिंग है, पैकेजिंग है। तो ये जो जॉब्स हैं इनको लोएस्ट वेज मिलता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसको मिल रहा था, टेलर को मिल रहा था, टेलर को मिल रहे थे 3000 रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक चीज समझते हैं, आगे चलेंगे बाद में। यहाँ पे एक चीज हम ये लोग समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए 70 वर्कर्स हैं, तो यहाँ पर 10 टेलर हैं, ठीक है। तो 10 टेलर को 30,000 रुपए सैलरी जा रही है ना, 10 × 3000। और यहाँ पे 60 वर्कर है, ठीक है। और 60 वर्कर को जा रही है सैलरी 1500 रुपए × 60, तो कितने गए, 9000 रुपए।
है ना? अब इसको कॉस्ट रिडक्शन करना होगा तो ये किसकी सैलरी में से करेगा? मान लो इसको दे दिए 2500 रुपए, इनको दे दिए 15,000 रुपए, तो यानी कि सैलरी कम कर दी इन्होंने, है ना? तो ये तो सिर्फ 6,000 ही हुए। जो एम्प्लॉयी की सैलरी है 6,000 हुई और यहाँ पे ये कितनी हुई? 25,000 हुई। मतलब यहाँ फायदे में कौन है अल्टीमेटली? यहाँ फायदे में तो मैन्युफैक्चरर है। जिस फैक्ट्री में लोग काम करने आ रहे हैं वो लोग फायदे में है। लेकिन जो वर्कर है उनकी तो कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी उनको निकाला जा सकता है, कभी भी उनकी सैलरी कम की जा सकती है, बढ़ाई तो जा ही नहीं सकती, है ना? अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट की, यानी कि यूएस या अमेरिका की। तो सेवरल शर्ट आर ऑन डिस्प्ले एट लार्ज क्लोथ शॉप, यानी कि वहां पर बहुत एक बड़ी शॉप में डिस्प्ले पे लगे थे, जिसका देखो रेट कितना डिसाइड किया, $26। दैट इज यानी कि अगर एक शर्ट बेची जाए तो 1200 रुपए की पड़ेगी हमारे भारत के रुपए में। तो जो गारमेंट एक्सपोर्टर थे वो सोल्ड कर रहे थे शर्ट 200 रुपए पर पीस, तो यहाँ हमें इनको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है ना? जो क्लोथ एंड दी अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम 70 पर शर्ट। वर्कर की जो वेजेस थी वो 15 रुपए पर शर्ट पड़ रही थी, है ना? और जो रनिंग ऑफिस शर्ट थी वो भी 15 रुपए पड़ रही थी। तो मतलब यहाँ कह रहे हैं कैलकुलेट करो जो प्रॉफिट पड़ रहा है गारमेंट एक्सपोर्टर को। देखो 70 रुपए पर शर्ट जा रहा है, ठीक है? और जो वेज जा रही है वो 15 रुपए जा रही है एक शर्ट की, 15 रुपए ऑफिस का खर्चा जा रहा है, तो कितना हो गया, 100 रुपए एक शर्ट का। तो ये बेच कितने में रहा है, 200 में, तो यानी कि इसको सीधा सीधा 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना? इतनी मैथ्स तो हमें आती है कि नहीं आती? यहाँ पे हमने सारा हिसाब लगा लिया ना कि एक शर्ट कितने की पड़ रही है एक मैन्युफैक्चरर को, 100 रुपए की, पर उसे बेच कितने में रहा है यूएसए में, 200 रुपए की। लेकिन अब यूएस वाला देखो कितना स्मार्ट है, उसने 200 रुपए की शर्ट 1200 रुपए में बेची, उसको कितना फायदा हो रहा है भाई, 1000 रुपए का, है ना? तो दिस इज बिजनेस, प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर गेनर कौन है, किन्हें फायदा हो रहा है? मतलब जो प्रोड्यूसर है उसे तो हो नहीं रहा मेरे हिसाब से, है ना? जो वीवर है, जो कॉटन उगा रहा है, उसको तो कोई फायदा ही नहीं है। A chain of market link, a chain of market link, the producer of cotton to buyer at the supermarket, है ना? जो बायर है सुपरमार्केट के, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करते हैं हर दिन हर स्टेप पर, उसकी एक चेन बनी हुई है, मतलब कई शॉप्स पर ये शर्ट्स जाती हैं। तो यही वो लोग हैं जो प्रॉफिट्स अर्न करते हैं मार्केट में, ठीक है? एंड देयर वर सम हु डिड नॉट अर्न सो मच फन, दैट इज इन बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि खरीदने बेचने में इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। जब चेन में हम लोग काम करते हैं तब हमें ज्यादा फायदा होता है, ठीक है? बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत ज्यादा फायदा यहाँ नहीं है। अब हम बात करते हैं मार्केट और इक्वालिटी की, कि मार्केट तो मतलब चल रही है बट क्या यहाँ इक्वालिटी है, क्या यहाँ चीजें इक्वल चल पा रही हैं? चलिए देखते हैं। और द फॉरेन बिजनेस पर्सन जो है वो ह्यूज प्रॉफिट कमाता है मार्केट के अंदर, है ना? जो भी अभी हमने पढ़ा कि जो यूएस के जो मार्केट में लोग थे वो 1000 रुपए कमा रहे थे पर शर्ट, और हमारा जो भारत का था वो सिर्फ 100 रुपए कमा रहा था, ठीक है? दूसरी साइड पे देखते हैं जो अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स ऑफ द जो गारमेंट फैक्ट्री में जो वर्कर हैं, पर उनकी कोई भी नीड्स जो है वो कवर नहीं हो पा रही, है ना? उनको सैलरी नहीं बढ़ रही है, उनके उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि सैलरी कटी जाती है। वैसे ही हम देखते हैं जो स्मॉल कॉटन फार्मर है, वीवर है इरोड में, बहुत ज्यादा घंटों तक काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फेयर प्राइस नहीं मिलता जो भी वो मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इक्वालिटी नहीं है। जो मेहनत नहीं कर रहा, फायदा उसको ज्यादा हो रहा है, और जो मेहनत कर रहा है उसे तो मतलब वो तो माइनस में है, उसे कोई फायदा नहीं है। जो मर्चेंट हैं और जो ट्रेडर्स हैं आर समवेयर इन बिटवीन कंपेयर टू द वीवर, दे हैव अर्न मोर बट इट इज स्टिल मच लेस द एक्सपोर्टर, है ना? जो मर्चेंट हैं जो कि ट्रेडर के बीच में हैं और वीवर के बीच में है, वो ज्यादा कमाते हैं, लेकिन वो एक्सपोर्टर से कम कमाते हैं, यानी कि एक्सपोर्टर ज्यादा पैसे कमा रहा है। इसका मतलब ये कि जितने भी लोग मार्केट में हैं वो बराबर नहीं कमाते हैं, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई बहुत कम कमाता है ना? और जो मार्केट है लेकिन वो सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है काम करने की, चीजों को बेचने की, चीजों को बनाने की, है ना? लेकिन यहाँ पर फायदा किसको है, यहाँ फायदा मर्चेंट्स को है ना? दूसरी साइड पे इट यूजुअली जो रिच लोग होते हैं और जो पावरफुल होते हैं वो मैक्सिमम अर्निंग ले जाते हैं मार्केट से, है ना? मार्केट से मैक्सिमम अर्निंग ले जाते हैं। और ये जो लोग हैं जो जिनके पास कम पैसे होते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, इनके पास
मतलब कम चीजें होती हैं। लेकिन जो रिच लोग होते हैं इनके पास देखो पैसे भी होते हैं, फैक्ट्री भी होती है, बड़ी बड़ी शॉप्स भी होती हैं और लार्ज लैंड होल्डिंग्स भी होती हैं। तो ये लोग हर जगह फायदे में है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो रिच लोग के जैसे तो हम उनको कंपेयर कर ही नहीं सकते। वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोन लेते हैं, चाहे वो मटेरियल है या मार्केटिंग गुड्स है ना? मोस्ट ऑफ़न एम्प्लॉयमेंट मतलब इनको करनी होती है, जैसे कि गारमेंट फैक्ट्री में लोग काम करते हैं एज़ वर्कर, है ना? और फिर भी इनको कम सैलरी मिलती है, वहाँ पे जो टेलर है उसी को सबसे ज़्यादा मिल रही है। अब इसी डिपेंडेंस की वजह से जो पुअर है वो एक्सप्लॉइट होता है मार्केट में, यानी कि उसका शोषण किया जाता है। वो फायदे में नहीं रहता बिल्कुल भी, है ना? तो दीज आर वेज टू ओवरकम दीज सच एज़ फॉर्मिंग कोऑपरेटिव ऑफ प्रोड्यूसर एंड इंश्योरिंग दैट जो लॉज़ हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए ताकि सभी लोग फायदे में रहें। तो अब हम यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स पढ़ते हैं सभी लोग, जो कि बुक से रिलेटेड हैं और वो हमारे एग्ज़ाम में भी आते हैं, दैट इज़ गिनिंग मिल। गिनिंग मिल क्या होती है? फैक्ट्री वेयर सीड आर रिमूव्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स। ठीक है? कॉटन बॉल से जो उसके रुई के बीज होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, कॉटन को प्रेस कर दिया जाता है और फिर उन्हें स्पिनिंग थ्रेड के लिए भेज दिया जाता है। एक्सपोर्टर्स कौन होते हैं? अ पर्सन हू सेल गुड्स अब्रॉड, जो कि अपने देश से दूसरे देश में सामान बेचता है। प्रॉफिट क्या होता है? मतलब कि हमने कुछ सामान बनाया, उसे बेचा। मतलब हमें जो सामान बनाने में कॉस्ट लगी, मान लीजिए मैंने जो फैब्रिक बनाया है, मुझे फैब्रिक बनाने में ₹5 लगे और मैंने उसको बेचा ₹8 में, तो मुझे फायदा कितना हो रहा है यहाँ पर? ₹3 का। ठीक है? तो इसको कहा जाता है प्रॉफिट। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा लेसन खत्म होता है। होपफुली आप सभी बच्चों को समझ आया होगा। ठीक है? आप सभी बच्चे टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हैं जिसका नाम है सत्य शिक्षा 6th 7th 8th क्लास। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेसन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।